आप प्लीज़ रोएँ नहीं, मुझे बताएँ भाभी किसके साथ थी? वो मेरे साथ थी ड्रेस ट्राई करने के लिए, चेंजिंग रूम की तरफ गई। मैं मुरसलीन की कॉल सुनने के लिए बाहर आई थी, वापस गई तो वो वहाँ नहीं थी। नताशा का पूरा खौफ में डूबा हुआ था। अगर ईसा को कुछ हो गया, ये सोच ही सुहानी रूह थी। वो सब पूरा मॉल छानने के बाद एक जगह जमा थे। अनहरा उसके लॉकेट के ज़रिए लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश कर रही थी, जो फ़िलहाल एरर दिखा रही थी। डैम इट! इससे भी अभी मौत पड़नी थी। अनहरा ने गुस्से की ज़्यादती से चेयर को ज़ोरदार किक मारी। देख लिया आप सबने अपनी हठधर्मी का नतीजा? वो उन सबको देखते गुस्से से फनकारी। कम ऑन एनी, ये सब इन बातों का वक्त नहीं। खान ने उसे काबू करना चाहा। हाँ, तुम तो यही कहोगे खान, मगर मेरी कोई मजबूरी नहीं है। मैं आप सबको क्लियर बता रही हूँ, अगर ईसा पे एक खराश भी आई और उसकी वजह से मेरे भाई को ज़रा सी भी तकलीफ पहुंची, तो मैं आप सबको पहली फुर्सत में इस दुनिया से रवाना करूंगी। वो याया को धुंधली से देखती एक-एक लफ्ज़ चबाकर बोली। उमाइमा और अफ़ाफ़ रोते हुए हाल हो रही थीं। अहमद गार्ड्स के साथ सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा था। आप प्लीज़ इन्हें बाहर वापस ले जाएँ, हम यहाँ सब सँभाल लेंगे। खान ने नताशा को देखते अदब से कहा। वो सर हिलाती उन्हें लिए वहाँ से निकल आई। पीछे याया, अहमद और वो दोनों अजीब किस्म के वसवसों और फ़िक्रों में डूबे खड़े थे। याया को रह-रह के खुद पर गुस्सा आ रहा था। यहान, ये देखो, इज़ा के साथ ये कौन लोग हैं? यहान अहमद की आवाज़ पर वहाँ आया हूँ। शिट! जिस बात का डर था वही हुआ। इज़ा भाभी को हर फजार के बदले लेके गए हैं। वो ज़ेरे लब बोला। अनहरा का रुआ-रुआ खौफ में डूबा था। सिकंदर अपना आप भी कानून के हवाले कर चुका था, सिर्फ हर फज्जार को सज़ा दिलाने के लिए। पुलिस फ़ोर्स उसकी ताक में थी। ऐसे में इज़ा का उसके पास होना उनकी सबसे बड़ी शिकस्त थी। अब हम क्या करेंगे हान? हम ईज़ा भाभी को लेने जाएँगे। उससे मोबाइल ऑफ करके पॉकेट में रखा। मगर भाई, ईज़ा भाभी को सही सलामत ले आएँ, फिर उन्हें बताएँगे। वो जिस काम को इतना आसान समझ रहा था, वो उन सब की ज़िंदगी में एक नया तूफ़ान बर्पा करने वाला था। मैं भी साथ चलूँगा। और मैं भी। अहमद की भाई याह्या की भी आवाज़ उभरी। ऐसे नहीं देखो, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं ईज़ा को वापस लाऊँगा और फिर अपने साथ पाकिस्तान लेके जाऊँगा। उसके आखिरी जुमले पर उन तीनों ने सर पीट लिया। वो अभी भी अपनी ज़िद पर अड़ा था। वो उस कमरे की वाहिद दीवार थी जो शीशा कीर थी, जिसके आर-पार आसानी देखा जा सकता था। मगर मगर वो कमरा इतनी ऊंचाई पर था कि नीचे देखने के लिए भी 5 मिनट गौर करना पड़ता। फिर भी ज़मीन का मंजर साफ दिखाई देना नामुमकिन था। अलबत्ता वो सामने मौजूद बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स को ज़रूर देख रही थी। उससे ग्लास वॉल को तोड़ने की कोशिश में कमरे का हशर-नशर कर दिया था। उस कमरे की कोई भी चीज़ अपनी जगह पर सलामत नहीं थी। अभी वो रुख फेरे बाहर के मंजर को देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी शहज़ादी को देव ने एक ऊंचे किले में कैद कर लिया हो और वो बेबसी की मूरत बनी कुछ भी नहीं कर पा रही थी। कमरे का दरवाज़ा क्लिक की आवाज़ से भाई की तरफ खुला। ईसा ने बेसाख्ता कदम पीछे लिए, मगर कमरे में आने वाली हस्ती को देखकर उसके जिस्म में शरारे फूटने लगे। बेख्तियार ही उसे साइड टेबल से लैंप उठाकर हर फजार की तरफ फेंका, जो नीचे झुक गया। मगर उसके बाद खड़े बादशाह के मुंह पर वो इतनी जोर से बचा कि उसकी सारी बादशाहत पल में ज़मीन बोस हो गई। नॉट बैड। सिकंदर की बीवी हो, इतने की उम्मीद तो मैं तुमसे कर सकता हूँ। मेरे करीब आए तो मैं ये बताने में देर नहीं करूंगी कि मैं किसकी बेटी हूँ। हर फरचार वो उसे से दिल में लाई। खौफ तो जैसे उसे छू के भी नहीं गुजरा था। यही बात तो हर फरचार को तैश चिल्ला रही थी। वो उसे रोता सिसकता देखना चाहता था, ताकि सिकंदर उसे टूटता बिखरा देखे तो उसे भी तकलीफ हो। फिर शैतानी दिमाग की बत्ती जली। वो आज एक तीर से दो शिकार करने वाला था। क्यों लाए हो मुझे यहाँ? आखिर क्यों तुम हमारी जिंदगी के विलन बने हो? विलन का किरदार तो तुम्हारे शोहर ने अदा किया है लड़की, मुझे धोखा देकर। वो मेरे ही खिलाफ पुलिस को सबूत देकर आया है। उसके बाद उचके वो फनकारा। ईसा के होंठों पर दिल जला देने वाली मुस्कुराहट उभरी। मुझे मेरे शोहर से ऐसी ही बहादुरी की उम्मीद थी, मगर अब नहीं रहेगी। वो भी मगरूरियत से बोला। ईसा ने नासमझी से उसे देखा। कमरे में मिलगजा सा अंधेरा फैल गया। सामने बड़ी सी दीवार की एलईडी ऑन थी। स्क्रीन पर एक हेवला सा नुमादार हुआ। वो किसी का कॉन्फ्रेंस रूम का मंजर था, जहाँ कुछ लोग भी मौजूद थे, मगर वीडियो पॉज सी और ज़्यादा समझ नहीं पाई। अगर तुम्हें लगता है तो मुझे कुछ ऐसा वैसा दिखाकर हाजिर के खिलाफ करोगे, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। उसकी बाकी के अल्फाज हलक में ही दब गए। जल्दी वीडियो प्ले हुई। सामने सरबराही कुर्सी पर हर फजार, जबकि उसकी दाएं बाएं साइड बादशाह और शहनशाह बैठे, और दाएं साइड भी कोई बैठा था।
मगर उसका चेहरा धुंधला था। फिर एक मायूस सी आवाज़ उभरी और उस वक्त ईसा का दिल चाहा वो वहाँ से भाग जाए। अभी उसमें इतनी सख्त बाकी थी। फिर वीडियो आगे बढ़ी। वो अपनी जगह क्रिस्टल की मानिंद खड़ी थी, जबकि हर फजार साइड पे रखे सोफे पर बरजुमान उसकी एक्सप्रेशंस वागोर देख रहा था। मैं उस लड़की के लिए पाकिस्तान जाऊंगा, मगर मेरी एक शर्त है। उस आवाज़ को वो लाखों की आवाज़ से पहचान सकती थी। स्क्रीन पे उभरते हेवले के वजूद में जंबिश हुई और उससे चेहरा मोड़कर ठीक स्क्रीन पर नुमादार हुआ। ना जाने क्यों ईसा का दिल धक धक से रह गया। अगर आप मुझे अपनी ये 16 मंजिला इमारत देते हैं तो मैं आर्यन मलिक की बेटी आपको ज़रूर ला के दूंगा। और वो साकित खड़ा क्रिस्टल का वजूद पाश पाश हो गया। आंखों में बेयकीनी ही बेयकीनी रकम थी। उस पल ईसा का दिल वहां से भागने को नहीं चाहा था। दिल ने शिद्दत से धाई दी थी। वो बहरी होती, उसके पास सुनने की सलाहियत न होती, तो आज उसका दिल तकलीफ से तड़प नहीं रहा होता। आंसू लड़ियों की सूरत में बह निकले। उससे पलक झपकने की भी सकत नहीं रही थी। अब भी ऐसे शख्स पर भरोसा करोगी जिसने एक इमारत की ओर तुम्हारी डील की थी? वो अल्फाज चाबू की तरह उसके वजूद पर बरसे थे। वो सब के आखिरी मुकाम पर खड़ी थी। मेरा नहीं ख्याल कोई भी लड़की अपनी इज्जत नफ्स से ज़्यादा तरजीह ऐसी दोगली मोहब्बत को देगी। तुम्हारा शौहर तुमसे मोहब्बत नहीं करता। अगर आज भी मैं उसे इस शानदार इमारत की पेशकश करूं तो वो तुम्हें मेरे कदमों में छोड़ जाए। और इस जुमले के बाद हर फजार के 14 तबक रोशन हुए थे। सामने मौजूद एलईडी चनाक की आवाज़ से चूर चूर हो गई। वो आवाज़ कानों में चुभने जैसी थी, मगर उससे क्या फ़र्क पड़ता, जिसका अपना वजूद कांच की माने तार तार हो चुका था। उससे टेबल पर रखी गन कब उठाई, उससे फायर करने के लिए हाथ कब उठाया, सब एक ट्रांस की कैफियत में हो उससे किया। मगर मुकाबिल उसकी इतनी दलेरी पर शौक रह गया। गन मुझे दे दो लड़की। अभी तो तुम्हारे जरिए तुम्हारे शौहर से बदला लेना है मुझे। ईसा ने यूं ही गन उसके कदमों में फेंक दी। वह हैरान हुआ। ये लो गन, चाहो तो अभी मार दो मुझे। उसका तल्ख लहजा इश्क था। मगर मुझे इतनी मोहलत ज़रूर देना, मैं हाजिर से रूबरू होकर एक बार अपनी इतनी कम कीमत की वजह जान सकूं। लहजे में आतिश सदकी थी और चुभता सा लहजा सदकने लगा। इतनी भी क्या जल्दी है लड़की? अभी तो मौत का खेल शुरू हुआ है। रुक जाओ सिकंदर, तुम अंदर नहीं जाओ। आर्यन मलिक की टीम कुछ देर पहले ही वहां पहुंची थी। मुगल एम्पायर जाने के बाद उन पर जो सूरत हाल वाज़ह हुई, आर्यन का कलेजा मुंह को आया था। वो अपनी बेटी को खोने का तस्वुर भी नहीं कर सकता था। सिर्फ वही जानता था वो किस हाल में पहुंचा था। मेरी बीवी उसकी कैद में है। मैं यहाँ खड़ा रहकर तमाशा नहीं देख सकता। वो चीख ही पड़ा। इसीलिए कह रहा हूँ, डैम इट। मेरी बेटी की जान खतरे में है। तुम्हारा एक गलत कदम उसे मुसीबत में डाल सकता है। ध्यान उससे ज़्यादा ऊंची आवाज़ से हो रहा है। वो चारों भी फास्फोरस ब्रिज पर मौजूद थे। ईसा की लोकेशन और हर्ब की अगली कॉल के बायस सिकंदर को नई क़यामत की खबर हुई थी, जिस पर उसने यहान को वहीं ठहरने का कहा था। हमसा, फैसल, मुरसलीन और तहा समेत मलाइका भी सिकंदर को बागौर देख रही थी। अगर ये गैंगस्टर ना होता तो फिल्म स्टार जरूर होता। फैसल ने मलाइका को कोनी मारते अपनी राय दी। इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में भी उसकी जुबान उल्टा ही बोल रही थी। इसकी बीवी खतरे में है फैसल। उसे हौसला देने की बजाय तुम उसे फिल्म स्टार बनाने के ख्वाब और ख्याल बयान कर रहे हो। बहुत मनहूस लग रहे हो। तुम दोनों मुंह बंद रखो। भाई पहले ही गुस्से में है। हमसा ने उन्हें घूरते दिखा, जबकि मुरसलीन और तहा तो याह्या को खा जाने वाली नजरों से घूर रहे थे, जिसका आर्यन के अजाब से बचने के लिए दिल चाह रहा था फास्फोरस के पुल से नीचे गहरे समंदर में छलांग लगाते। सॉरी टू से, मैं आपकी तरह नहीं हूँ। मैं यहाँ बैठ के प्लान तैयार नहीं कर सकता। अगर तुम मेरी तरह होते तो आज मेरी बेटी इस हाल तक ना पहुंचती। आर्यन तैश के आलम में धाड़ा। भूलते सिकंदर को चुप लग गई। उससे शिकायती नजर आर्यन पर डाली और उल्टे कदम लेता उस 16 मंजिला इमारत की तरफ बढ़ने लगा। रुक जाओ वहीं यहाँ। आज या तो हर फज्जार नहीं या फिर सिकंदर हाजिक मुगल नहीं। आर्यन मलिक अगर जिद्दी था तो उसका दामाद माशाल्लाह उल्टी खोपड़ी का मालिक था। वो अब हर हाल में अंदर जाने वाला था, क्योंकि ईसा की जान बचाना उसके लिए चैलेंज था। अर्ब ने अपना लैपटॉप ऑन करके कमाया। वो उसी बिल्डिंग के बाहर का मंजर था, जहाँ कुछ दूरी पर पहले पुलिस फोर्स और फिर पासपोर्ट ब्रिज पर रुकी लातादाद गाड़ियों के इर्द गिर्द खड़ी आर्यन मलिक की टीम समेत सिकंदर की टीम भी मौजूद थी। मुझे मेरी मौत का मालूम नहीं, मगर तुमने मुझे यहाँ लाकर कब्र में जाने की तैयारी ज़रूर कर ली है। उससे काबिल दीद इत्मीनान देखकर हर्ब अभी कुछ कहता हूँ, लैपटॉप की स्क्रीन स्याह हो गई। वो दोनों हैरत से उसे देख रहे थे।
और वो उससे से उठ खड़ा हुआ। उससे एक के बाद दूसरे सारे कैमरे चेक किए, कोई भी काम नहीं कर रहा था। ये सब क्या हो रहा है? कहाँ मर गए हो तुम सब? बादशाह, कहाँ हो तुम? कोई सुन क्यों नहीं रहा? वो गुस्से से पागल होता चीख रहा था। हाँ, तेरी मौत सुन रही है तुझे। उस सरसराती आवाज़ के साथ ही सारे कैमरे एकदम से चल पड़े। लैपटॉप की स्याह स्क्रीन पर तमाम मंजर वाज़िह हो गए। सिकंदर हासिक मुगल वहाँ आ चुका था। सामने कैद में खड़ी लड़की को पहली बार उसकी आमद पर खुशी महसूस नहीं हुई थी। चेहरे पर रौनक नहीं आई थी। दिल ने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया था। निपट लो अपने संकी गैंगस्टर से। ऐसा कंधे उचका के कैदी बेड पर बैठ गई, जैसे उसे वहाँ जल्दी जंग से कोई गर्ज ही नहीं था। जैसे इस हवा में सांस लेकर वो इस हवा पर एहसान जता रही थी, जैसे उसकी चलती सांसें भी उसके बड़ेपन की हौसला अफजाई थीं। अगर तुमने अपने बढ़ते कदम वापस नहीं लिए तो इस बिल्डिंग से बाहर इस लड़की की लाश आएगी। उसने हॉल में मौजूद दीवार पर एलसीडी से कनेक्ट हुई अपनी कमरे वाली बड़ी सी स्क्रीन के सामने आते जितनी दलेरी से कहा कि उसके चेहरे पर खूबसूरती साफ नुमाया थी। वहाँ साउंड सिस्टम भी मौजूद था, जिसकी वजह से हॉल में खड़े शख्स और कमरे में मौजूद शख्स एक दूसरे को देख और बाकायदा सुन भी सकते थे। वो आखिरी फ्लोर था जहाँ वो दोनों खड़े थे। वापस चलो सिकंदर, मैं नहीं जाऊंगा। वो मेरी बेटी को मार डालेगा। वो सिर्फ आपकी बेटी नहीं है। तुमने शोहर वाली जिम्मेदारी कब निभाई? अगर सही से निभाई होती तो मेरी बेटी वहां नहीं होती। आप बात तो ऐसे कर रहे हैं जैसे आपकी मासूम बीवी पर आप कभी आपकी वजह से एक आंच नहीं आई। सिकंदर ने आईब्रो उचकाए। आर्यन ने उसे घूरी से नवाजा। तुम मेरी बीवी को बीच में क्यों ला रहे हो? तो आप मेरी बीवी का जिक्र क्यों कर रहे हैं? उससे उसी टोन में पूछा, कोई देखता तो भला। कहता वो दोनों सुसर दामाद थे। इस इश्तियाक से वो लड़ाई देख रही थी, मगर तभी हर्ब ने उसे पकड़ते गन उसके सर पर रखी। मुझे यहां से जाने दो वरना ये लड़की मारी जाएगी। वो चीखा, जिस पर आर्यन ने सिकंदर के बाजू को थामा और उससे उससे देखा। तुम्हारी इतनी जुरत हर्ब, मेरी बीवी पर खराश भी आए तो पोटियां पोटियां कर दूंगा तुम्हारी। वहीं उससे गोली चला दी जो ईसा के बाजू को चीरकर गुजर गई। कुछ पल सन्नाटा छा गया। मेरी जुरत की बात मत करो सिकंदर। उसका कहका गूंजा, जबकि ईसा साकित खड़ी सिकंदर को देख रही थी। आंख से नन्हा सा मोती टूट के गिरा था और यहाँ उसकी सारी बहादुरी हवा हो गई। आर्यन उसे वापस ब्रिज पर लाया। वो सब अब ब्रिज पर इकट्ठे थे। पर ईसा को घसीटता पाशा के इशारे समेत बढ़ रहा था। अब सबके हाथों में गन थी, मगर वो बेबस खड़े थे। वो ब्रिज की दूसरी तरफ जा रहा था और सिकंदर को लग रहा था कोई उसकी रूह को खींच कर ले जा रहा हो। मुझे समझ नहीं आ रही, इज़ा उससे कुछ कह क्यों नहीं रही? जितनी उस बुड्ढी की सेहत है उसने उसे दो चिपकानी है और उसे सीधा इस समंदर में गर्क हो। याया की चलती जुबान और हमजा और आर्यान की तेज निगाह पर रुक गई। ना फिर फैसल शाह की कॉपी, कैसे न जुबान चलती उसकी। तुम्हारी शिकस्त देखकर मुझे जो खुशी मिल रही है उसे बयान करने के लिए मैं सिर्फ एक मुलाकात जरूर रखूंगा। सिकंदर। ईसा को बोट में बिठाते उससे वहीं से हाँक लगा के मकरू कहका लगाया। वहीं उसी पल सिकंदर के इशारे पर यान ने उल्टे कदम लिए। आर्यन की नजरों से बशर दूर जाते ईसा की बोट को देखते। सिकंदर ने बिना चाप कदम पीछे लिए और फिर एक झटके से छलांग लगाई और बोट में बैठता निकल गया। सिकंदर भाग गया बड़े पापा। मुरसलीन के बेरफ्त होते जुमले पर सबने उस तरफ देखा। वहाँ कुछ आगे पुलिस फोर्स उनके इंतजार में पूरा इंतजाम करके बैठी थी, मगर सिकंदर की जल्दबाजी और डर ने उसे इंतजार के बजाय वहाँ जाने को तरजीह दी थी। यहाँ और वो एक बोट में थे। इस सब बांसों में लगी गोली की वजह से गैर होती हालत से निढाल हो रही थी। सिकंदर ने उसके मुरझाए चेहरे को देखा और फिर आंसुओं से भरी आंखों को। दिल ने शिद्दत से कहा वो कुछ मिनटों की दूरी मिट जाए और उसे छुपा ले इस दुनिया से, इन लोगों से। मैं तुम्हें बचा लूंगा। उससे वादा किया, मगर उसका हर बढ़ता कदम उसे ईसा से दूर ले जा रहा था। अल्लाह करे आप मेरे साइज से भी महरूम हो जाए। ईसा ने उसे देखते दिल में सोचा और वही लम्हा था। हर ने सिकंदर को देखा और अगले ही लम्हे उस ईसा को बाजू से थामकर उस गहरे समंदर के मरोने मिन्नत कर दिया। कुछ लम्हे दुआ की कबूलियत के होते हैं। इसी सोच समझ कर जुबान से लफ्ज़ आज़ाद करने चाहिए। बयान मलिक की मासूम बीवी का कहा जुमला उसके जहन में पासकश करने लगा। वो मंजर रूह फुर्सा था। ईसा को समंदर की लहरों ने अपने आगोश में ले लिया, क्योंकि वो गहराई में जाना चाहती थी। उससे खुद को बचाने की कोशिश में हाथ पैर नहीं मारे थे,
ना चीखी चिल्लाई थी। दिल पर लगी चोट ने उसके बोलने की साथ छीन ली थी। उसी लम्हे बगैर कुछ सोचे सुन होते दिमाग के साथ सिकंदर ने भी पानी में छलांग लगा दी। पीछे से तेज रफ्तार में आती बोट में सवार मलाइका भी पानी में कूदी थी, क्योंकि वो एक माहिर तैराक थी। जिंदगी अगर मरने की दुआ करने से ख़त्म होने लगती तो खुदकुशी कभी वजूद में ही ना आती। कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो कयामत जैसा रूप धार के आते हैं, जिनके बाद इंसान सोचता है अब उसकी ज़िंदगी का सफ़र यहाँ मुकम्मल हो गया। मरने वाले के साथ वो भी मर चुका है। दिल की मौत और रूह की मौत में काफ़ी फ़र्क है। दिल रुक जाए तो इंसान मर जाता है, और अगर रूह मर जाए तो इंसान मरता नहीं है, क्योंकि तब भी एक खोखले मिट्टी के ढेर से सांस लेने की आवाज़ आती है, और सिर्फ सांस लेने को ज़िंदगी नहीं कहा जाता। 1 घंटा गुजर चुका था। आर्यन और डॉक्टर के काफ़ी देर से आने के बाद अब वो कमरे में आया था। वो बैकग्राउंड से टेक लगा के बैठी थी। चेहरा सर्दी माइल हो रहा था। बाजू पर पट्टी बनी थी। सिकंदर ने जैसे ही वहाँ कदम रखा, ईसा ने नज़र उठाकर उसे देखा। वो दोनों एक दूसरे को वालाना अंदाज में देख रहे थे। उसे ईसा की नज़रों में अजीब सी वहशत महसूस हुई थी। सिकंदर ने आगे बढ़ते उसे साथ लगा लिया। ईसा ने झुरझुरी से लेते खुद को उससे दूर कर लिया। सिकंदर उसके सपाट अंदाज में तशवीश में था, क्योंकि उसे उस वीडियो के मुतालिक भनक तक नहीं थी जो उसके खिलाफ इतनी बुरी तरह इस्तेमाल की गई थी। आपसे कुछ पूछना है मुझे। वो बेड से उतर गई। तुम्हें चोट लगी है? उससे एहतियातन कहा। पूछ सकती हूँ। वो अनसुनी कर दी वार्डरोब तक पहुंची। वो बेड के करीब ही रुका था। पूछो। जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है आपके लिए? वो अब हैंग किए ड्रेसेस निकाल रही थी। इज़ा मुगल। जवाब एक सांस में आया। अगर जिंदगी आपको 2 चीजें दी तो क्या चूज करेंगे? इज़ा या मौत? अब वो दराज में से कुछ निकाल रही थी। उस सवाल पर सिकंदर दंग खड़ा रहा। कुछ सानिए वो बोल ना सका। इज़ा मुगल। वही पहला सा अंदाज। बैग से मतलूबा शय बरामद करती वो तंजिया मुस्कुराई। लेट्स से जिंदगी आपसे इज़ा मुगल छीन ले तब क्या चूज करेंगे? लहजे में तलखी इधर आई। मौत। मुकाबिल का लहजा सर्द था। ये लें गन और खुद को मौत के हवाले कर दे, क्योंकि आज और अभी इसी लम्हे से इज़ा हरियान मलिक आपकी ज़िंदगी से जाने का फैसला करती है। उससे गन बेड पर उछाले सिकंदर के सर पर जैसे कमरे की छत आन गिरी हो। वो शशटर खड़ा अपनी बीवी को देख रहा था। कल तक जो लड़की मुझे जिंदगी की तरफ ला रही थी, आज वो मुझे मौत के लिए गन थमा रही है। वजह बताना पसंद करोगी? वो उसके इंतहाई नज़दीक आ रुका। ईसा ने नज़र उठाकर उसकी सुर्ख होती नज़रों में झांका। अगर उसी लड़की का सौदा इस इमारत के ओस मेरे सामने किया होता तो इस वक्त मैं ये गन नहीं थमाती, बल्कि खुद ही ये नेक काम कर देती। मगर अब आपकी मौजूदगी से ही मुझे इतनी घिन आ रही है। क्या बकवास किए जा रही हो इज़ा? कौन सा सौदा, कौन सी इमारत? उसके अल्फाज बीच में उचकते सिकंदर ने उसे दोनों कंधों से थामे झुंझोड़ डाला। वही सौदा जो आप हरीफ फज्जार से करके आए थे, इसा आर्यन मलिक के ओस। उसे पाकिस्तान से यहाँ लाने के लिए इस इमारत की शर्त रखी थी ना आपने? आंसू लड़ियों की सूरत में उसकी आंखों से बहे जा रहे थे। सिकंदर का ज़हन मफलूज होने लगा। इज़ा, तुम्हें कहानी का एक रुख दिखाया गया। मेरी। आपने शर्त रखी थी या नहीं? वो चीख उठी। हाँ, मैंने शर्त रखी थी। उससे खींच कर एक थप्पड़ अपने दाएं गाल पर मारा था। वो गुस्से की शिद्दत से पागल हो रही थी। ये थप्पड़ मेरी इस बेकदरी के लिए जो आपको मैसर रही। अगर आप मेरे शोहर के दर्जे पर फाइज न होते तो इस तरह के कई थप्पड़ों से मैं आपका चेहरा बिगाड़ देती। मुझे मेरा दीन ही इजाज़त नहीं देता, मगर अपनी तौहीन के लिए मैं खुद को इतनी सजा ज़रूर दूंगी। उसकी आंखें हर गुजरते लम्हे में सुर्ख होती जा रही थीं। वो आज आर्यन मलिक की बेटी का नया रूप देख रहा था। तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। वो दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। क्यों? हर फज्जार तुम मर गया। अब किससे सौदा करना है मेरा? बकवास बंद करो अपनी। वो इतनी ऊंची आवाज में गुर्राया, ईसा को लगा उसके कान के पर्दे फट जाएंगे। मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे, समझी? शोहर हूँ तुम्हारा। डाइवोर्स पेपर्स आपको मिल जाएंगे। लहजा सफाकियत से पूरी था, और उस जुमले के बाद सिकंदर को लगा उसके बाकी लफ्ज़ों ने खुदकुशी कर ली है। वो बस उसे जागता देखता रहा। उस वक्त मुगल एम्पायर में आर्यन, हमजा, अहमरिया खान और अनहरा मौजूद थे। बाकी सबको आर्यन ने एयरपोर्ट के लिए भेज दिया था, और खुद वो हमजा और अहमर के साथ जेट में जाने वाला था। यहान और अनहरा को आर्यन की वहाँ मौजूदगी खल रही थी। अहमर की नज़रें बार बार खुद पर उठते महसूस करके अनहरा ने यहान को देखा। वो उसे बताना चाहती थी कि वो पाकिस्तान जाने वाली है।
उससे अभी बताने की लब वाक़ियत है। ईसा की आवाज़ सन्नाटे में गूंजी। चलें डैड। ईसा बैग दाम सीने पर लांघती आ रही थी। सब उसकी तरफ मुतवज्जा हुए। यहान और अनैरा ने हैरत से एक दूसरे को देखा। ईसा वापस पाकिस्तान जा रही थी सिकंदर को छोड़कर। वो उसके सरों पर धमाके जैसे था। ईसा, तुम नहीं जा सकती, सिकंदर भाई तुमसे मोहब्बत करते हैं। एनी ठीक कह रही है, वो आपके बगैर नहीं रह सकते भाभी। आप क्यों जा रही हैं? आप नहीं जा सकती। यहान उसका बैग दाम बेरहम बोले जा रहा था। वो तीनों एक साइड में चुप खड़े थे। डैड, मुझे आपके साथ पाकिस्तान जाना है। वो ने मुकम्मल इग्नोर किए, सीने फैलांगने लगी। तुम पाकिस्तान नहीं जाओगी। वो पहली सीढ़ी पर खड़ा चीख कर बोला। तुम अगर यहाँ से गई तो मेरी जिंदगी से भी जाओगी। वो कुछ सीने आगे बढ़ चुका था। डैड, मैं हर हाल में आपके साथ जाऊंगी। वो कठोर बनी बस चलती जा रही थी। तुम जानती हो मुझे पाकिस्तान से कितनी नफरत है। वहां जाकर मुझे अपने आप से नफरत करवाने पर मजबूर मत करो इज़ा। वो बेहिसी से कह रहा था। मुझ जैसी लड़की आपकी दोगली मोहब्बत नहीं संभाल सकती। आप नफरत ही कर ले। वो सर सपाट बोली। इज़ा मत जाओ, तुम मेरी जिद के आड़े आ रही हो। अगर तुम गई तो मुझे मजबूरन अपनी जिद चुननी पड़ेगी। वो सीने फलांग चुकी थी। वो वहीं खड़ा बोल रहा था। जिद चुन ले। सोचिएगा, एक लड़की थी, आपकी दोगली मोहब्बत के हादसे में मारी गई। वो आर्यन के करीब आकर रुकी। वो विप्रा शेर बने उस तक पहुंचा, बाजू खींचकर अपने सामने किया, गन निकालकर उसके सर पर रखी। मेरी मोहब्बत दोगली नहीं थी, यू इडियट। मेरी मोहब्बत सच्ची है। मैंने तुम्हारे लिए सब छोड़ दिया, सब कुछ। मगर आपने मेरे लिए अल्लाह के करीब होने की कोशिश नहीं की, और जो अपने अल्लाह का नहीं हुआ था, उसकी मोहब्बत पे यकीन करके मैंने अपनी ज़िंदगी की संगीन गलती की है, जिसका सिला मैं अपना दिल मारकर सारी ज़िंदगी भुगतूंगी। उसने बाजू खींचा। वो पागल हो रहा था। पागलपन, वहशत, होप, सब यक वक्त उसकी नीली आंखों की जीनत बनी हुई थी। ईसा समेत वहाँ सब उसकी वहशत सदा से हुर्राहट पर अपनी जगह से साबित हो गए। मेरा हाथ छोड़े, मुझे जाने दे। उससे बाजू खींचने की नाकाम कोशिश की। मैंने तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं थामा था। तुम ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। लहजे में जिद थी। मैं हर हाल में यहाँ से जाऊंगी। उसके लिए अगर आखिरी गुजर आपकी मौत ही है, क्यों ना हो। ईसा ने भी पेज से गन निकालकर उसके माथे से टिका दी। हमजा ईसा को थामता आर्यन ने उसे रोक लिया। एक दूसरे के सर पर गन रखे, आंखों में वहशत और जुनूनियत समोए वो एक दूसरे को घूर रहे थे। वो जाने की जिद में जुनूनी हो रही थी, जबकि मुकाबिल उसके बदले तेवरों और अपने दिल की तकलीफ के बायस वहशतों में घिरा खड़ा था। वो उसकी चेटानी आंखों में देख रहा था, जिसमें चाहे सख्ती को उसके हाथों में वाक़या होती लर्जिश और नरमी भी नहीं कम कर सकी थी। उससे पिस्टल गिरा दी और वो झटके से हारे हुए जवारी की तरह उसके कदमों में गिर पड़ा। इस समेत वो सब एक बार फिर साबित हुए। वो शख्स जिसे मौत भी नहीं झुका सकी थी, उसे उसकी बीवी की मोहब्बत ने उसके कदमों में लापटका था। ऐसा नहीं था, वो मगरूर था। उसे गुरूर पसंद नहीं था, मगर जब से उसे इज़्ज़ा मलिक मिली थी, वो मगरूर हो गया था। ये उसकी चाहत का कमाल था या दुनियावी कानून की नई साजिश। वो इंसानों का शिकार करने वाला खुद एक शिकार बन चुका था। जिंदगी में खुलती नई तलखियों, तकलीफ़ों और उन आने वाली आजमाइशों का जिनकी हल की तलाश शायद नामुमकिन थी। मैं अपनी हर जिद छोड़ता हूँ। मैं झूठ बोल रहा था, मुझे तुमसे नफरत नहीं हो सकती। सिकंदर ने उसके दोनों हाथ जकड़े। मुझे खुद से दूर मत करो इज़ा। मैं खुद को बदल दूंगा। मैं तुम्हारे लिए अल्लाह ताला से भी माफ़ी मांग लूंगा। वो रो रहा था। ईसा उसे टूटते हुए देख रही थी। मैं नमाज भी पढ़ूंगा, मैं अल्लाह का कहा मानूंगा, मगर तुम इस तरह नहीं करो मेरे साथ। तुमने मुझे ज़िंदगी का दूसरा पहलू दिखाया है। मुझे बताया है कि स्याह के अलावा एक सफ़ेद रोशनी भी होती है। अंधेरों के पास सवेरा भी आता है। अब तुम ऐसा करोगी तो मैं बिखर जाऊंगा। मैं फिर से गुम नहीं होना चाहता, और इस बार मैं गया तो कभी लौट नहीं पाऊंगा। वो रोए जा रहा था। उसकी सिसकियां उस वीरान में पूरी तरह खींच रही थीं। उसकी पकड़ उसके हाथों पर बहुत सख्त थी, जैसे उसे हाथ थामकर उसे रोक लेगा नामुमकिन था, क्योंकि जाने वाले जब जाते हैं तो इरादे मजबूत करके जाते हैं। फिर उनके हाथ थामे जाएं या पाँव पकड़े जाएं, वो रुकते हैं ना पलटते हैं। ईसा झुकती उसके रूबरू बैठ गई। इस वक्त उसके चेहरे को पढ़ पाना आर्यन मलिक के लिए भी एक नामुमकिन टास्क की तरह था। वो बेतासु चेहरे और साकित आंखों से उसे देख रही थी। हाथ छुड़ाकर उसे कंधे पर रखा।
मेरी ख्वाहिश अब भी अधूरी है आसिक। उसके चेहरे पर मध्यम सी मुस्कुराहट थी। अल्लाह के सामने मेरी मोहब्बत में नहीं, पहले उसकी मोहब्बत में झुके। जब उसे राज़ी कर ले तो बिन मांगे आपको वो सब मिल जाएगा जिसकी आपको चाहे, क्योंकि मेरे अल्लाह को बेगर्ज मोहब्बत पसंद है। वो दिलों के हाल पढ़ना जानता है। वो दूसरा हाथ छुड़ा रही थी। चेहरे पर पुरसोस मुस्कुराहट हन्नूस कायम थी। वो हाथ को सख्ती से पकड़े सर बच्चों की तरह नफ़ी में हिला रहा था। वो जाना चाहती थी, वो जाने नहीं देना चाहता था। वो रो रहा था खामोशी से। सिर्फ उसे देखते हुए क्या मालूम लफ्ज़ उसके दिल को मोम नहीं कर सके, शायद उसके आंसू कर देते। उससे हाथ खींच कर छुड़वा लिया। वो तब भी सिसकियां भरता उसे नफ़ी कर रहा था। अनकरीब मुमकिन था वो उसके पाँव पकड़ लेता, मगर रिज़ा उठने की बजाय उसे कान के करीब झुकी और एक सरगोशी से उसके कान में फूंक कर उसे पत्थर बनाए वहाँ से उठाई। वो पत्थर का मुजस्मा बना वहीं बैठा रह गया। आंसू रफ्ता रफ्ता थमने लगे। जिंदगी को नया मोड़ देने के लिए चट्टान जैसे सहारे नहीं, कभी एक दो लफ्ज़ों पर मुश्तमिल जुमले ही काफ़ी होते हैं, जिनमें तसल्ली होती है, उम्मीद की किरण और आगे बढ़ जाने की नन्ही सी कोशिश। चलो अनहरा। बाहर निकलते अहमद ने हाथ आगे बढ़ाया। नहरा ने आंसुओं से भरी आंखें सिकंदर से हटाकर अहमद को देखा और आज उससे एक बार फिर अपनी मोहब्बत पर अपने भाई की मोहब्बत को फोकियत दे दी। उससे नफ़ी में हिलाती कदम पीछे ले गई, इतनी पीछे कि अब शायद आगे बढ़ने के लिए उसके 100 कदम भी एक कदम की हैसियत इख्तियार करने वाले थे। अलबत्ता जिनकी हैसियत वहाँ से खाली हाथ गुजर जाने वाले अहमद शुजा की नज़रों में एक दकीकी होने वाली थी।